अध्याय 5 निर्मम जवाबी हमला। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। ओह, दर्द की एक तीखी चीख हवा में गूंज उठी, जो सुनने वालों के कानों के पर्दों को चीरती हुई सी लग रही थी। ये धड़कती चीख हर किसी को ये कल्पना करने के लिए पर्याप्त थी कि आवाज के मालिक ने कितना दर्द सहा होगा। जिस कारण से सभी के चेहरे पर भाव बदल गए, वह ये था कि यह आवाज डू फैंग के मुंह से आई थी। चूंकि वह भीड़ की ओर पीट करके खड़ा था, इसलिए किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ था। उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि उसका शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा और फिर धीरे धीरे जमीन की ओर गिर गया। डू फैंग। जैसे ही लुओ जी ने एक भयानक चीख निकाली, डू फैंग आखिरकार जमीन पर गिर गया। उसके कांपते हाथों ने उसकी जांघों को ढक लिया और उसका शरीर बेतहाशा हिलने लगा। इस बीच वह बूचड़खाने में सुअर की तरह चीखता चिल्लाता रहा। तभी सभी ने देखा कि युनशियाओ ने धीरे से अपना दाहिना पैर नीचे किया। पता चला कि उसने डू फैंग को सबसे कमजोर जगह पर लात मारी थी। सभी की आंखों में सदमे और डर को देखते हुए युनक्सियाओ ने असहाय होकर अपने हाथ फैलाए और एक मासूम भाव के साथ कहा, आप सभी ने उसे मुझे मारने के लिए दौड़ते हुए देखा। मैंने कुछ नहीं किया, बस अपना दाहिना घुटना उठाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह खुद ही उससे टकरा जाएगा। अरे, क्या दुर्भाग्य है। तो ये घुटने से मारा गया था। कितना निर्दयी आदमी था। वहां उपस्थित सभी पुरुष छात्र कांप उठे और अनजाने में ही अपने हाथ अपनी जांघों के सामने रख लिए। नहीं, कृपया नहीं, मैंने गलती की है। कृपया मुझे छोड़ दें, युवा मास्टर यून। लुओ जी ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां चटकाईं। ली युनशियाओ, तुम बहुत क्रूर हो। तुम अपने सहपाठी के खिलाफ ऐसी भयावह चाल कैसे चल सकते हो? तुम इतने बेशर्म नहीं हो सकते, युनक्सियाओ ने मासूमियत से कहा। जैसा कि तुम देख सकते हो, वह मुझसे टकरा गया। यहाँ कम से कम कुछ दर्जन छात्र हैं जो मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। आप। लुओ जी इतना क्रोधित था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। जो हुआ वह वैसा ही लग रहा था जैसा युनशियाओ ने कहा था, और उसे भी इसमें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ऐसी अजीब बात कैसे हो सकती है? वहां मौजूद सभी लोगों के मन में यही विचार था। हाँ, वह आदमी अकेले ही घुटने से टकरा गया। कितना अजीब आदमी है, किसी को पीटने की कोशिश में अपनी मर्दानगी को बर्बाद कर रहा है। ये वाकई अनसुना है। तुम्हारा बहाना चाहे जो भी हो, तुम इससे बच नहीं सकते। लुओ जी ने गुस्से से कहा। आज मैं तुम्हारी मर्दानगी को नष्ट करने जा रहा हूं और तुम्हारे अंगों को अपंग कर दूंगा। मैं डू फैंग का बदला लूंगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका चेहरा चमक उठा। हालांकि वह कुछ हद तक डरा हुआ लग रहा था, क्योंकि उसने डू फैंग की तरह सामने से हमला नहीं किया, बल्कि एक तरफ मुड़ गया और अपनी मुट्ठी बाहर निकाल ली। यह मुक्का हवा में 1000 से अधिक कैटी के बल के साथ गूंजा। कितना शक्तिशाली मुक्का। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह लड़का एक वरिष्ठ प्रशिक्षु योद्धा है। वह लड़का मुसीबत में है। 7 चक्रों में 5वां चक्र बाधा उत्पन्न करता है। इसे पार करने के बाद व्यक्ति को वरिष्ठ प्रशिक्षु योद्धा माना जाता है। मुझे आश्चर्य है कि इस व्यक्ति ने कितने चक्र खोले हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि उसका मुक्का 1000 से ज्यादा कैटीज की ताकत के साथ आता है, मुझे लगता है कि उसने अभी 5वां चक्र खोला है, लेकिन उस लड़के को मुश्किल में डालने के लिए ये काफी है। युनक्सियाओ, रास्ते से हट जाओ। हान बाई ने घबराकर चिल्लाते हुए बचाव के लिए अपनी मुट्ठियां लहराईं। हालांकि वह लुओ जी का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन मुक्का ज्यादा से ज्यादा उसकी हड्डी तोड़ सकता था। लेकिन अगर युनक्सियाओ जैसा कमजोर व्यक्ति इससे टकराता, तो वह निश्चित रूप से मर जाता। झनकार। युंगसियाओ ने जमीन में गड़ी हुई लोहे की काली तलवार की मूठ पकड़ी और उसे अपने सामने उठाया, जिसकी नोक सीधे लुओ जी की ओर थी। लेकिन तलवार उसके लिए इतनी भारी थी कि वह श्रमसाध्य और अस्थिर लग रहा था, मानो हवा का झोंका उसे गिरा देगा। धमाका। जब लुओ जी का मुक्का सीधे तलवार के नुकीले सिरे पर लगा तो तलवार से एक गड़गड़ाहट की आवाज आए। नहीं, कृपया नहीं, मैंने गलती की है, कृपया मुझे छोड़ दें, युवा मास्टर युन। हवा में एक तीखी चीख गूंजी, और वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा कि लुओ जी ने अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी को ढक लिया है और खून टपक रहा है। उसके दाहिने हाथ में एक भयंकर दर्द था, और जो बात उसे और भी डरा रही थी, वह ये थी कि उसकी उंगलियां झटके से टूट गई थीं। हान बाय अपने हमले के बीच में ही रुक गया। वह भी अवाक रह गया। क्या हुआ? अब तक तो एक मूर्ख भी जान गया होगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या हो रहा है? क्या वह सोचता है कि वह अपनी देह का इस्तेमाल तलवार के खिलाफ कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि वह आदिम क्यूई वाला योद्धा है? दुनिया में ऐसा मूर्ख कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि तलवार वाले उस लड़के में कुछ गड़बड़ है। मुझे भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन उस लड़के के पास स्पष्ट रूप से कोई आदिम क्यूई नहीं है। आप देखिए, सिर्फ एक काली लोहे की तलवार पकड़ना ही उसे इतना थका हुआ दिखाने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा मैंने देखा कि यह लुओ जी ही था जिसने तलवार की नोक पर अपनी मुट्ठी मारी थी। हाँ, ये पिछले आदमी जैसा ही है। कितना अजीब है। सभी दर्शक विस्मय में चर्चा कर रहे थे।
वे स्वाभाविक रूप से अपनी आंखों से पूरे परिदृश्य के पीछे के रहस्य को देखने में असमर्थ थे। हालांकि यूनक्सियाओ ने अपनी सारी ताकत खो दी थी, फिर भी उसके पास एक मार्शल सॉवरेन की समझदार आंखें थीं जो कभी 9 स्वर्गों के क्षेत्र के शिखर पर खड़ा था। उसने लुओजी के मुक्का को इतनी जल्दी समय पर मारा था कि जब वह आगे अपना रास्ता नहीं बदल सकता था, तो तलवार की नोक को अपनी मुट्ठी के सामने रख सकता था। अगर मैं कुछ प्रशिक्षु योद्धाओं से भी छुटकारा नहीं पा सकता, तो मैं खुद को मार सकता हूं। उसने ठंडी सांस ली और भारी तलवार को कंधे पर रखा और लुओजी की ओर बढ़ा। चूंकि तुमने मेरे दोस्तों पर हमला करने की हिम्मत की है, इसलिए मैं तुम्हारी दोनों मुट्ठियां तोड़ दूंगा। जब तक वह अपनी बात खत्म करता, उसने तलवार को जोर से नीचे गिरा दिया। लुओजी ने खतरे को भांप लिया, लेकिन ये देखकर भयभीत हो गया कि तलवार, हालांकि धीमी लग रही थी, ने उसकी सभी कमजोरियों और भागने के रास्तों को ढक दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी सारी कमजोरियां उजागर कर दी हों और वह चॉपिंग बोर्ड पर पड़ा हुआ था, वध किए जाने का इंतजार कर रहा था। उसने कभी इतना शक्तिहीन महसूस नहीं किया था, यहां तक कि मूल क्षेत्र के उन योद्धाओं के सामने भी। नहीं, कृपया, नहीं, मैंने गलती की है, कृपया मुझे छोड़ दें, युवा मास्टर यून। बड़ी तलवार सीधे उसके बाएं हाथ पर लगी, जिससे खून का बादल फूट पड़ा। अब उसके दोनों हाथ खून से लथपथ हो गए थे। तुमने मुझे मारने की कोशिश की। मुझे तुम्हारी मर्दानगी नष्ट करने दो। नहीं, कृपया, नहीं, मैंने गलती की है, कृपया मुझे छोड़ दें, युवा मास्टर यून। धमाका। तलवार लुओजी की जांघों के बीच लगी, जिससे जोरदार धमाका हुआ, जिससे वहां मौजूद सभी पुरुष छात्र अनियंत्रित रूप से कांप उठे, उनके शरीर ठंडे पड़ गए। भाई, वह आदमी वहीं क्यों खड़ा रहा और उसे हैक करने दिया? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि हमें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये लड़का बहुत निर्दयी है। हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। मेरी जांघें अब पेशाब से गीली हो गई हैं। चलो चलें। और तुम, यूनक्सियाओ डू फैंग के पास गया, जो जमीन पर लौट रहा था, और फिर से तलवार से उसके दोनों हाथों की मेरिडियन काट दी। लुओ जी की तरह, डू फैंग भी दर्द से तुरंत बेहोश हो गया। ली यूनक्सियाओ, क्या तुम सच में ली यूनक्सियाओ हो? तभी रुक्सू को होश आया, वह अविश्वास से दृश्य को देख रही थी। युवा मास्टर यून, क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी नाड़ियां खुल गई हों और आपके चक्र खुल गए हों? चेन जेन ने प्रसन्न होकर कहा। युनशियाओ ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं है। चेन जेन कुछ उलझन में था। उसने जमीन पर बेहोश पड़े 2 लोगों की ओर इशारा करते हुए पूछा, तो क्या हो रहा है? ये जानते हुए कि वह उन्हें यह नहीं समझा सकता, युनशियाओ ने हंसते हुए कहा, क्या तुमने नहीं देखा कि वे खुद ही मुझसे टकरा गए? चेन जेन अवाक रह गया। वे खुद ही आपसे टकरा गए? हाँ। लेकिन ये तो। यूनक्सियाओ ने हाथ हिलाकर उसे बीच में रोका। ठीक है, तुम्हें भविष्य में पता चल जाएगा। मैं अपने छात्रावास में वापस जा रहा हूँ। जब अकादमी इस मामले की जांच करेगी, तो यहाँ बहुत से लोग हैं जो मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद, उसने अपने कंधे पर बड़ी तलवार उठाई और छात्रावास की ओर चल पड़ा। यह। चेन जेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसे लगा जैसे यूनक्सियाओ अचानक बहुत बदल गया है। न केवल ताकत के मामले में, बल्कि उसका स्वभाव भी पहले से बिल्कुल अलग था। यूनक्सियाओ, भले ही हम तुम्हारे लिए गवाही दें, लेकिन ये तथ्य कि तुमने अपनी तलवार से उन्हें अपंग कर दिया है, शायद तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। रुक्सू अचानक चिल्लाया। डू परिवार और लुओ परिवार हमेशा तुम्हारे परिवार के साथ मतभेद रखते हैं, और मुझे डर है कि वे इस घटना का फायदा उठाएंगे। युनशियाओ के शरीर ने थोड़ी सी विराम लिया, फिर वह हंसा और बिना अपना सिर घुमाए बोला, अगर उन्होंने परेशानी खड़ी करने की कोशिश की, तो मैं उनकी मर्दानगी भी नष्ट कर दूंगा। एक एक करके। रुक्सू का चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से से अपने पैर पटकने लगी। ये ली युनशियाओ कितना घटिया है। और वह अचानक इतना क्यों बदल गया? उसने इतनी परेशानियां खड़ी की हैं, और फिर भी ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह मुझे परेशान कर रहा है। डू फैंग और लुओ जी वास्तव में डू परिवार और लुओ परिवार से हैं, लेकिन वे मूल वंशज नहीं हैं, हान बाई ने सोच समझकर कहा। यंग मास्टर यू की स्थिति को देखते हुए, उन्हें अपंग बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उनके परिवार ली परिवार से न्याय मांगने की हिम्मत करेंगे। मुझे बस इस बात की चिंता है कि वे सीधे यंग मास्टर यू पर हमला करेंगे। अगर ऐसा हुआ, तो वह बहुत खतरे में पड़ जाएगा। चेन जेन ने नाक भान से कुढ़ी, वे अकादमी में इतने घमंडी होने की हिम्मत नहीं करेंगे। अकादमी में किसी छात्र को मारने के लिए किसी को भेजना ली परिवार को अपमानित करने से ज्यादा उन्हें जल्दी मरवा देगा। बाहरी लोग निश्चित रूप से अकादमी में किसी को मारने की हिम्मत नहीं करेंगे, हान बाई ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। लेकिन अगर ये दूसरे छात्र हैं, तो अकादमी बस आंखें मूंद लेगी। रुक्सू का चेहरा चमक उठा। तुम्हारा मतलब लैनफेई है? हान बाई ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। हर कोई जानता है कि डू फैंग लैनफेई का आदमी है, और लैनफेई ने अपना 7वां चक्र खोल दिया है,
जो आदिम क्यूई को संघनित करने और योद्धा क्षेत्र में प्रवेश करने की कगार पर है। रुक्सू और चेन जेन के चेहरे गंभीर हो गए। योद्धा और प्रशिक्षु योद्धा दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थीं। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि यूनक्सियाओ एक प्रशिक्षु योद्धा भी नहीं था। तीनों ने कुछ देर तक विचार विमर्श किया, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। अंत में वे आहें भरते हुए वहां से चले गए। जियालान अकादमी के विद्यार्थी या तो पूरे राज्य से चुने गए सर्वश्रेष्ठ किशोर थे या ली यूनशियाओ जैसे गणमान्य व्यक्तियों के बच्चे थे, इसलिए जितने मूर्ख थे उतने ही प्रतिभाशाली भी थे। ली परिवार के पास तियानशुई राज्य की सेना में बहुत शक्ति थी। इसलिए, हालांकि यूनक्सियाओ को उसके परिवार ने उसके शरीर के कारण बहुत पहले ही त्याग दिया था, फिर भी अकादमी में उसके लिए एक अलग छात्रावास था, जिसमें एक अलग साधना कक्ष भी था। ओह, युनशियाओ ने लापरवाही से काली लोहे की तलवार को जमीन पर गिरा दिया, फिर अपनी बाहों को झुलाना और अपने पैरों को दबाना शुरू कर दिया, अपनी हड्डियों और मांसपेशियों को व्यायाम देने के लिए सभी प्रकार के आसन करना शुरू कर दिया। ये शरीर बहुत कमजोर है। मुझे इसे जल्द से जल्द मजबूत बनाना होगा। टायरेंट बॉडी टेम्परिंग तकनीक दुनिया की सबसे मजबूत बॉडी टेम्परिंग तकनीक है। जब मैंने इसे अपने पिछले जन्म में सीखा था, तब बहुत देर हो चुकी थी, और मैं इसे विकसित करने से पहले ही मर गया था। खैर, अब इसे विकसित करने का सही समय है। वह एक गहरी चीख के साथ वहीं बैठ गया और उसका शरीर धीरे धीरे आगे की ओर झुक गया। फिर, उसका ऊपरी शरीर अचानक पीछे की ओर मुड़ गया, उसके हाथ उसके पैरों के पिछले हिस्से को छू रहे थे और एक चक्र बना रहे थे, जैसे कि उससे एक अजीब सी आभा फैल रही हो। हाँ, कमर से उसके सिर में भयंकर दर्द उठा, मानो कोई तेज चाकू उसके शरीर को चीर रहा हो। यूनक्सियाओ अब दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका पूरा शरीर नियंत्रण से बाहर हो गया। उसका ऊपरी शरीर तुरंत पीछे की ओर उछला और उसने अपना संतुलन खो दिया। लड़खड़ाते हुए वह कई कदम पीछे गिरा और जमीन पर बैठ गया।